हेलो दोस्तों, कल हमने 1857 के विद्रोह से संबंधित चर्चा किया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। विद्रोहियों में यदि कोई जवां मर्द था तो वह झांसी की रानी थी। यह टिप्पणी उस समय के जो जनरल हीरोज थे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सोई हुई ये जो औरत है यह इन विद्रोहियों में अकेली मर्द है। यह टिप्पणी जून 1858 में झांसी की रानी की वीरगति के प्राप्त होने के पश्चात जनरल हीरोज ने कहा था। 57 के विद्रोह में इलाहाबाद में नेतृत्व कर रहे थे अध्यापक मौलवी लियाकत अली। वर्तमान इसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। मौलवी लियाकत अली कर रहे थे और कैप्टन नील के द्वारा प्रयागराज को भी कब्जे में ले लिया गया था। सत्तावन के विद्रोह के महान योद्धा तात्या टोपे, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, अपनी गनीमी कावा रणनीति, ये छापामार रणनीति से संबंधित है, गनीमी कावा रणनीति से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। कहाँ पे? शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 18 अप्रैल 1959 को उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया था। संयुक्त प्रांत में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने 1857 से भाग लेना आरंभ किया था अगस्त में। संयुक्त प्रांत में पूरी तरह से जून 1858 में विद्रोह समाप्त हो गया था। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा जारी किया और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली। यानी अब ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र व्यापारिक कंपनी के रूप में रह गई। राजनीतिक कार्य पूरा महारानी ने ले लिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। और राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया था। जो उद्घोषणा पत्र जो उन्होंने पढ़ा था वो इलाहाबाद में पढ़ा था और इलाहाबाद को राजधानी बना लिया था। अब आधुनिक उत्तर प्रदेश में इतिहास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बनारस और वाराणसी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामी मदरसे की स्थापना किया था। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा जाता है, इन्होंने नींव रखी थी। अब यहाँ पे आपको एक मैं बात बता दूँ कि अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां ने एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया था। एक आकार छोटा था, इतनी बड़ी लैंड नहीं थी। 20वीं सदी में राजा महेंद्र प्रताप, जिन्होंने अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार बनाया था बाद में, उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए ज़मीन दी थी।
जो आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बहुत बड़े मात्रा में एक बड़े आकार में दिख रहा है, उसमें जो ज़मीन है वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने दिया था। फिलहाल जो न्यू मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का है वो सर सैयद अहमद खान ने 1875 में रखा था। ये भी ध्यान रखिए कि राजा महेंद्र प्रताप जी का जन्म ही 1886 में हुआ था। तो ये मत दिखाए कि जब न्यू रखा गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का 75 में, राजा महेंद्र प्रताप 1886 में जन्म हुआ, तो इन्होंने ज़मीन कैसे दिया। देखिए, न्यू रखना और बहुत बड़े आकार में, जैसे राम मंदिर या कोई ऐसा स्थान जो छोटा सा न्यू रहा हो, बाद में उसको विस्तारीकरण किया गया हो तो ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो बाद में जो है जब इसका विस्तारण किया गया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, तो वो जो ज़मीन और जितनी आवश्यकता थी वो राजा महेंद्र प्रताप जी ने दिया था। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों में से उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि थे गंगा प्रसाद। अब देखिए, कुल 72 प्रतिनिधि पहली बार जब पहला सम्मेलन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 72 प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। उसमें से उत्तर प्रदेश से कितने थे? गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास और लाला बैजनाथ। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 उत्तर प्रदेश से 8 लोग शामिल थे उस 72 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था 86 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु 17 सदस्यीय समिति में उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य चयनित किए गए थे। गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद, ये 5 लोग 17 सदस्यीय समिति में 5 लोग उत्तर प्रदेश से थे, शामिल किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल 9 अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 3 बार अधिवेशन इलाहाबाद और लखनऊ में हुए। 1888 में जॉर्ज यूल, 92 में WC बनर्जी, 10 में अध्यक्ष थे सर विलियम वेडरबर्न, 1899 में रमेश चंद्र पंत, 16 में अंबिका चरण मजूमदार और 36 में जवाहरलाल नेहरू। अब लखनऊ और प्रयागराज के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1905 बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले, 25 में कानपुर श्रीमती सरोजनी नायडू और 46 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी, इन लोगों ने अध्यक्षता किया था। 1988 ईस्वी में प्रांत के सर ऑकलैंड काल्विन ने इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किया था। बनारस के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी कांग्रेस के विरोधी और अंग्रेज के पक्षधर थे। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में संपन्न हुआ था। इसमें कांग्रेस लीग समझौता हुआ और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। उत्तर प्रदेश संयुक्त भारत कांग्रेस कमेटी के प्रथम सम्मेलन 1908 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। उपरोक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय जी, मोतीलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, स्वामी श्रद्धानंद, हाकिम अजमल खान, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना हसरत मोहानी, इन लोगों ने इसमें भाग लिया था।
जो मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में महात्मा गांधी के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था। अक्टूबर 1921 में मौलाना हसन मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश के कांग्रेस में सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। जून 1920 में इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत कमेटी की बैठक में खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर भीड़ ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, जिसमें 23 पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई थी। इस घटना से आहत होकर के महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। इसी असहयोग आंदोलन में 1 साल में स्वराज प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बनारस के राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने किया था? शिव प्रसाद गुप्ता ने। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध प्रांत के किसानों ने गैर कानूनी उगाही विरुद्ध आंदोलन किया था। अगस्त 1928 में लखनऊ में राजा महमूदाबाद के भव्य महल में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। इसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन पेरियार की अध्यक्षता में दिसंबर 1925 में कानपुर में हुआ था। सितंबर 1924 में कानपुर में एक पत्रकार सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। प्रताप एवं प्रभु बोल्शेविज्म का प्रचार प्रसार करने वाले कानपुर से छपने वाले अखबार थे। 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किया था। बाद में बाबा रामचंद्र 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। ये उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रताप और प्रभु ये बोल्शेविज्म के प्रचार प्रसार के लिए कानपुर से छपते थे अखबार थे। 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा का स्थापना किया था। बाद में बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया था। संयुक्त प्रांत में लखनऊ के समीपवर्ती 1920-22 में किसानों के बीच एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान ने किया था। यह आंदोलन सीतापुर, लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, फर्रुखाबाद में फैला। उपर्युक्त आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों के बीच सांप्रदायिक एकता को बनाए रखना और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध था। इस आंदोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व किए थे। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अन्य सहयोगी थे। 1924 में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी इत्यादि क्रांतिकारी शामिल थे। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर सरकारी खजाने को लूट लिया था। इसी को अब काकोरी कांड न कह करके काकोरी एक्शन कर दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा।
इस कांड में शामिल राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी हुआ। राम प्रसाद खत्री और मनमथ नाथ गुप्ता को दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया था। किसको किसको दिया गया था? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन्हें फांसी हुआ था 4 लोगों को, और राम प्रसाद खत्री और मनमथ नाथ गुप्ता इनको दीर्घकालीन कारावास का दंड दिया गया था। यानी ये 6 लोग थे। राम प्रसाद खत्री, मनमथ नाथ गुप्ता, इन्हें कारावास हुआ था। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। ये मिलाने के लिए दे सकता है कि गोरखपुर में किसको दिया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल को, फैजाबाद में अशफाकुल्ला खां को, रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी दी गई थी। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्ता ने लड़ा था। बाद में यही चंद्रभानु गुप्ता जी 7 दिसंबर 60 से 63 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। उन्नीस सौ 28 में फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह की सलाह पर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़ करके क्रांतिकारी संगठन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। चंद्रशेखर आज़ाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद अब प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क वर्तमान में उसका नाम हो गया है, पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। इन्होंने कहा था, जब इनसे पूछा गया था तुम्हारा क्या नाम है, तो एक 8 साल का लड़का कह रहा है मेरा नाम आज़ाद है। और उसके बाद इन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे आज़ाद शब्द नहीं हटाया। और इन्होंने एक शब्द और कहा था कि किसी भी अंग्रेज के बंदूक में कोई गोली नहीं बनी जो हमारे सीने को पार कर जाए। और अंत में इन्होंने इस कार्य को सत्य कर दिया, अपने ही रिवाल्वर से स्वयं को गोली मार करके वीरगति को प्राप्त कर लिया। जिंदा तो कोई भी अंग्रेज इन्हें नहीं मार पाया। तो इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के रूप में जाना जाता है। क्रांतिकारी शिव प्रसाद, डॉक्टर गया प्रसाद कटियार, जयदेव कपूर और सहारनपुर में क्रांतिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। 1926 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में नेशनलिस्ट पार्टी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थीं। 1937 के निर्वाचन में संयुक्त प्रांत की विधानसभा में निर्वाचित होकर के आने वाले 64 मुस्लिम स्थानों में पार्टियों को प्राप्त इस प्रकार से मुस्लिम लीग को 29 सीटें प्राप्त हुई थीं, स्वतंत्र उम्मीदवार को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3। अब देखिए, मुस्लिम स्थानों से 64 सीटें थीं, जिनमें मुस्लिम लीग को मिली 29 सीटें। अब मुस्लिम लीग का पारा तो गर्म होना तय था, क्योंकि वो अपने आप को मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी कहलाते थे, और वो धराशायी हो गया था। 164 सामान्य सदस्यों में पार्टियों में प्राप्त थे कांग्रेस को 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 6 और अवध को 9 और स्वतंत्र उम्मीदवार को 14। 1 अप्रैल 1937 को संयुक्त प्रांत के राज्यपाल सर हैरी हैग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में अल्पमत सरकार गठित की थी। संयुक्त प्रांत में मोहनलाल सक्सेना ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के विरुद्ध मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के समर्थक थे। चौधरी खलीकुज्जमा, जिन्होंने 12 मई
1937 को इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। खलीकुज्जमा गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1931 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री बने। संयुक्त प्रांत की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा कुटीर उद्योग की स्थापना के साथ काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। अक्टूबर 1939 में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन के समर्थन में शामिल करने के कारण संयुक्त प्रांत और अन्य कांग्रेस के जो सरकारें थी वहाँ से त्यागपत्र दे दिया गया था। संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व संपूर्णानंद, कमलापति त्रिपाठी और तारापद भट्टाचार्य कर रहे थे। 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने बनारस के भारत के लिए प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम, जिनमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों, बैंकों और भूमि का राष्ट्रीयकरण शामिल था, पर्चा प्रकाशित किया था। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लखनऊ में 1936 में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, इंदुलाल याग्गी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिनमें सहजानंद सरस्वती को अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा कर दिया था। 9 अप्रैल 1934 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम एटा, मैनपुरी जिलों को चुना गया था। 8 अगस्त 42 में बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। यहाँ भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को पूना और आगा खां महल में तथा जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जिले में बंदी बनाकर रखा गया था। 16 अगस्त 1942 से संयुक्त प्रांत के बलिया में भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में प्रबल जन संघर्ष छिड़ गया और परिणाम स्वरूप चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के समय संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में हुआ था। उत्तर प्रदेश का नामकरण अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का एक ही हिस्सा था और इसे सुविधा अनुसार पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। 1833 में अधिनियम के तहत 34 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। 1836 में नाम बदलकर उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ, मुख्यालय आगरा बना। 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। 58 को प्रांत का मुख्यालय आगरा से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिम प्रांत का प्रशासनिक एवं न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा। उत्तर पश्चिम प्रांत का मुख्यालय इलाहाबाद था। 77 में दोनों का एकीकरण कर दिया गया। उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा अवध कर दिया गया। 1902 में नाम बदलकर आगरा अवध का संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 2 नवंबर 1925 को राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई और उच्च न्यायालय इलाहाबाद बना रहा। लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित कर दी गई। 1935 में प्रांतीय सचिवालय से इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रांत की राजधानी घोषित किया गया। 37 में इसका नाम संक्षिप्त करके संयुक्त प्रांत कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ यह भारत के गणतंत्र का एक राज्य बना। 24 जनवरी 2018 को प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजित कर भारत गणराज्य के तत्कालीन 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया। तो ये रहा उत्तर प्रदेश का कुछ बेसिक इतिहास, जो मध्यकालीन, आधुनिक कालीन और प्राचीन कालीन तथा उत्तर प्रदेश के नामकरण से संबंधित जुड़े हुए तथ्य थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।